नमस्ते साथियों, नागदर्शन के इस भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि किस तरह स्वर और व्यंजन पाली में या अशोकन लिपि में या धम्म लिपि में या ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते हैं। आज के भाग में हम देखेंगे कि उसके एकार, आकार, उकार, ओकार और ओकार, निगहित और अनुस्वार किस तरह लिखे जाते हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पे पाली के स्वर लिखे हुए हैं। और उसके नीचे मैंने लाल कलर के आकार में कुछ वर्तुलाकार चिन्ह बनाए हुए हैं। आप जानते हैं कि किसी भी व्यंजन को जब हम लिखते हैं तो उनके साथ स्वर मिला के उनकी बाराखड़ी तैयार की जाती है। उदाहरण के तौर पे क का उदाहरण लेते हैं। क का पहला बाराखड़ी का अक्षर होता है क, तो क में अ मिला हुआ होता है। उसके बाद उसका अगला आता है का, तो क और आ को मिला के बनाया जाता है का। तो हिंदी में तो हमें पता है कि हम उसको किस तरह लिखते हैं, लेकिन अगर पाली में उसको लिखना है तो हमें किस तरह लिखना चाहिए, इसका अभी हम अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले मैं यह बताऊंगा कि जो स्वर होते हैं वो व्यंजन के साथ किस तरह मिलाए जाते हैं, ताकि एक जो व्यंजन होता है उसकी बाराखड़ी तैयार हो जाए। उदाहरण के तौर पे अगर हमें क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कम, का अगर लिखना है तो इसको किस तरह लिखा जाता है, ये भी हम अभी देखेंगे। तो व्यंजन आपको पता है सिर्फ क ही अकेला व्यंजन नहीं है। ऐसे क से लेके पाली में ड़ तक व्यंजन है। तो इन सभी के हमें बाराखड़ी अभी सीखनी होगी। तो यहाँ पे जो लाल अक्षर में जो लिखा है, जो गोल गोल चिन्ह बनाए हुए हैं, उसको आप मान के चलिए कि ये व्यंजन है। और काले अक्षर में ये स्वर है। तो इन दोनों को मिलाने का जो तरीका होता है ताकि हम व्यंजन के बाराखड़ी लिख पाए, वह निम्न प्रकार का होता है। पहला है अ। तो किसी भी व्यंजन में अ ग्रहित होता है, उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती। उदाहरण के तौर पे क में भी अ होता है, ख में भी अ होता है, लेकिन जो आगे की जो बाराखड़ी होती है उसमें ये स्वर हमें लगाने पड़ते हैं। तो कोई भी व्यंजन हो, अगर उसमें अग्रहित है तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती। तो हमें जब आ लिखना होता है तो हम जो व्यंजन होता है उसके ऊपर एक हल्की सी दंडी देके इसको इस तरह की लकीर खींचते हैं। इस तरह की एक हल्की दंडी और एक लकीर, तो यह होता है आ। दूसरा है तीसरा है ई, छोटी वाली। छोटी ई लगाने के लिए पहले हम एक दंडी दे देंगे और उसके ऊपर एक वेलांटी दे देंगे, तो वो ई हो जाता है, ई का इंडिकेशन हो जाता है।
बड़ी वाली ई लगाने के लिए इसमें हमें 2 लकीरें खींचनी होती हैं, तो ये बड़ी वाली ई हो जाता है। ऊ लिखने के लिए नीचे एक दंडी देके हमें इस प्रकार का एक आकार बनाना होता है, ये छोटा ऊ होता है। और बड़ा ऊ लिखने के लिए हमें उसी प्रकार 2 दंडियां देने होते हैं, तो ये बड़ा ऊ हो जाता है। ए लिखने के लिए हमें एक दंडी देके दाहिनी साइड पे जब हम लकीर खींचते हैं तो ये बन जाता है ए। उसी प्रकार जब हम इस तरह की 2 दंडियां देती है तो वह ए हो जाता, ए। पहला हो गया ए, दूसरा हो गया ए। ओ लिखने के लिए कोई ऐसी दंडी देनी होती है, दंडी देने के बाद एक मात्रा और एक इस तरह का एक काना देना होता है, तो यह बन जाता है ओ। औ निकालने के लिए कोई कैसी दंडी देनी होती है, फिर उसको एक काना देना होता है और दाहिनी तरफ और 2 दंडियां देनी होती है, यह ओ बन जाता है। उसके बाद आता है निगही, काफी बार प्रयोग में लाया जाता है। किसी व्यंजन के ऊपर जब आप ऐसी बिंदी लगाते हैं तो निगहित हो जाता है। अनुस्वार देने के लिए हमें व्यंजन के बगल में 2 बिंदियां लगाने से वो अनुस्वार बन जाता है। तो एक बार फिर से सुनते हैं। अ के लिए कोई बदलाव नहीं होता, व्यंजन जैसे का वैसा लिखा जाता है। आ के लिए आपको एक दंडी लगा के दाहिनी तरफ जब आप एक लकीर खींचते हो तो आ बन जाता है। ई के लिए दंडी को, आ वाली दंडी को थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो ई बन जाती है। तो मान के चलते ये एक मात्रा होती है और ये उसके ऊपर एक वेलांटी होती है। ई वाला लिखने के लिए दूसरी वेलांटी यानी डबल वेलांटी का यूज करते हैं, तो देवनागरी में भी यही पद्धति बाद में लागू की गई है। उसके बाद आता है ऊ के लिए हमें आ के लिए जिस तरह हम ऊपर दंडी खींचते दाहिनी तरफ, वही ऊ के लिए हमें नीचे से एक दंडी खींच के दाहिनी तरफ करनी होती है। ऊ के लिए फिर से दाहिनी तरफ 2 दंडियां हमें लगानी होती है। ए के लिए बाई तरफ ऊपर के भाग में दंडी लगानी होती है। आई के लिए 2 दंडियां लगानी होती है। ओ के लिए एक काना और एक मात्रा, औ के लिए एक काना 2 मात्रा। इसको फिर से सुनते हैं। अ जैसे का वैसा आता है। आ के लिए उल्टे एल का एक आकार बनाना होता है। ई के लिए उसी आकार को एक ऊपर की तरफ जब हम वेलांटी देते तो ई बन जाता है। 2 वेलांटी देते हैं तो बड़ा वाला ई बन जाता है। ऊ के लिए यह वाला ऊ का जो आकार है, अब देखेंगे तो काफी आसान है। यह वाला जो ऊ का आकार है वो हमें नीचे देना होता है, ये ऊ बन जाता है। उसी प्रकार ये वाला आकार हम अगर यहाँ पे देते हैं तो बड़ा वाला ऊ बन जाता है। ए के लिए इस तरह का आकार है। ए के लिए ये वाली दंडी और एक ऐड होता ही है।
ओ के लिए एक मात्रा एक काना, औ के लिए दो मात्रा एक काना, अम और आ के लिए एक और दो बिंदियां हमें इस्तेमाल करनी होती है। पाली में कई ऐसे व्यंजन हैं जो ऐसे घुमावदार मोड़ के होते हैं। उदाहरणार्थ थ हो गया, ठ हो गया, प हो गया। तो जहां पे भी ये घुमावदार व्यंजन आते हैं वहां पे अगर घुमावदार ऊपर की तरफ आ रहा है तो ऊपर को एक दंडी देनी होती है, जो हमने यहाँ पे दी है। मान के चलते हैं कि कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा व्यंजन जो घुमावदार नहीं है, तो उसमें हमें अगर हम डायरेक्ट भी एक दंडी देते हैं तो भी वो स्वर माना जाता है, चाहे इनमें से हम कोई भी स्वर इस्तेमाल करें। तो इसको एक उदाहरण के हिसाब से हम ले लेते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं क का, जो कि घुमावदार नहीं है। क इस तरह लिखा जाता है प्लस तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। फिर आता है का। पहले हम क लिखेंगे, उसको इस तरह काना देंगे तो ये बन जाता है का। फिर आता है की, छोटी वाली, तो एक काना देंगे एक वेलांटी देंगे, ये बन जाता है की। फिर आता है बड़ी वाली की, एक काना और दो वेलांटी, ये बड़ी वाली की बन जाता है। फिर आता है कु, तो ये जो क है नीचे इस तरफ जब दंडी देंगे तो ये कु बन जाता है, छोटा वाला। बड़े वाला को देने के लिए हमें इस तरह दो दंडियां देनी होती है। के लिए ये पहले हम क निकालेंगे और उसको इस तरफ जो दंडी देते हैं तो के बन जाता है। कई के लिए उसी तरह हमें दो दंडियां देनी होती है। को के लिए हमें एक मात्रा और एक काना देना होता है। कव जो होता है उसके लिए एक काना और दो मात्राएं हमें देनी होती है। समझने के लिए इसको मैं हिंदी में लिखता हूँ छोटे अक्षरों में। ये क है, का, की, कु, कु, के, कै, को, कौ। और जो निगहित और अनुस्वार ये काफी आसान है। आपको कोई भी अंक जब आप व्यंजन निकालते हैं उसके बगल में जब आप बिंदी देते हैं
तो वह निगहित कहलाता है कम। और जब दो अनुस्वार देते हैं, दो बिंदिया लगाते हैं, तो वो अनुस्वार बन जाता है। ये हो गया कं। कंका। काफी आसान है। पाली की काफी विशेषताएं देवनागरी लिपि में भी आपको मिलेगी। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, एक कान्हा देने वाली चीज ये वाली, ये देवनागरी में भी है, जैसा आप देख सकते हैं। फिर ये वेलांटी वाली, ये भी देवनागरी में है। दूसरी वाली ऊपर की तरफ वेलांटी देना, ये भी देवनागरी में आप देख सकते हैं। उकार नीचे होता है, ये भी आप देवनागरी में देख सकते हैं। बड़े वाले को के लिए भी उकार नीचे है, ये भी आप देवनागरी में देख सकते हैं। कई के लिए ऊपर एक मात्रा आती है जो कि पाली से ही प्रेरित है, वो भी आप देख सकते हैं। कई के लिए दो मात्राएं हैं, जैसा कि आप पाली और देवनागरी में देख सकते हैं। तो इसी तरह हम यह पाते हैं कि देवनागरी लिपि पाली से ही प्रेरित है। आशा करता हूं कि आपको स्वर और व्यंजन को मिला के 12 खड़ी किस तरह लिखी जाती है यह समझ में आया होगा। अगले भाग में हम देखेंगे बाकी बचे हुए सभी व्यंजनों के साथ वर्ग सहित किस तरह स्वर और व्यंजन को मिलाया जाता है। आप देख रहे थे नागों की लिपि को दर्शाता नाग दर्शन का यह भाग। नागों के कल्याण के लिए प्रस्तुत था नाग दर्शन, और मैं हूं नागनाग। धन्यवाद।